हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का खजान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस बुनियादी बैच में यानी कि एनसीईआरटी का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका नाम रखा गया है बुनियादी बैच। ठीक, यानी कि बुनियादी का मीन्स मतलब ये होता है कि बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोगों ने एक छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। वह ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मूड में अवेलेबल है। ठीक, और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो सिविल की तैयारी कराते हैं अपने अपने फील्ड के हैं, ठीक, एक्सपर्ट हैं, वो आपके साथ अलग अलग सब्जेक्टों के रूप में आएंगे। ठीक, और अपने अपने फील्ड के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। अपने अपने टॉपिक के बारे में जो महारथी हैं उनको आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो एनसीईआरटी का जो बेस होता है ना किसी भी एग्जाम में, ठीक, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, यानी कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी छठी से लेकर, ठीक है, यानी कि एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, 6 क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक ये जो एनसीईआरटी है, हा? ठीक है, यानी कि ये जो 6 क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक का जो एनसीईआरटी है ये आप अगर कवर करते हैं, बिल्कुल बुनियादी है, बेस है इसका, यूपीएससी का क्या है, बेस है। ठीक ना, अगर सिर्फ ओनली आप एनसीईआरटी को अगर कवर कर लेते हैं छठी से 12वीं क्लास तक, ऑल सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ऑल यानी कि सभी सब्जेक्ट, सभी विषय की, अगर आप सभी विषय की जानकारी रख लेते हैं, बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, तो गारंटी है लगभग प्रीलिम्स में ना 60% क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी कवर करा देगा। कितनी अच्छी चीज है ये। ठीक, लेकिन बच्चे करते क्या है, 6 से लेकर 12वीं क्लास तक मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, एग्जाम में जितना पूछा उतना पढ़ लिए, बात खत्म है नहीं। लेकिन आप जब सिविल की तैयारी करने जाएंगे, जब आप आईएएस की तैयारी में जाएंगे, तो आपको छठी से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे पढ़े, जब पढ़े। हाँ, वही चीज क्या होता है कि अगर एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसकी एक समरी बुक टाइप का भी आता है, ठीक, वह भी आप पढ़ सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट जो मजा इसमें है, जो पकड़ आपकी टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, क्लास बाय क्लास में है, वो मजा उसमें नहीं आएगा। वो एक समरी है और एक यहाँ क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेवलप क्या करते हैं, बैच को करते हैं, सब्जेक्ट को करते हैं। और वो जो सब्जेक्ट होता है ना एक अपने क्लास के अकॉर्डिंग बहुत मस्त टाइप का होता है, यानी कि एकदम बेसिक टाइप से वो क्या करता है, होता है। पॉलिटी वही राज व्यवस्था छठी में है, वही 7वीं में है, वही 8वीं में है, वही 9वीं में है, थोड़ा थोड़ा डेवलप ही तो हुआ होगा ना। ठीक, चीज तो वही होगी लेकिन थोड़ी सी विस्तार उसका क्या किया गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि छठी क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है हम उसको क्या करेंगे, आज करते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के बेस पे हम लोगों ने क्या किया है, एक थोड़ी सी रणनीति बनाया है, क्योंकि काफी बच्चों की ये डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी क्या पढ़े, कौन सी पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक, और एनसीईआरटी बच्चे पढ़ना नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट यूपीएससी की चीज को जब पढ़ते हैं तो थोड़ी सी उसको समझ में कमी रह जाती है, या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा टफ लगता है, पता नहीं क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, समझ नहीं आ रहा। और यहाँ से हम लोगों ने इसी बैच को जो नाम दिया है ना, ठीक है, बैच का नाम जो हम लोगों ने दिया है, ठीक, बुनियादी बैच। कौन सी बैच, बुनियादी बैच। ठीक है, आप जब खजान आईएएस के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे जब आप जाएंगे और बुनियादी बैच के नाम से डालेंगे ना, तो आपको एनसीईआरटी की सारा क्लासेज आपको दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि देखिए, इसमें कह रहा है पहली जो इसकी टॉपिक है, ये कह रहा है कि सरकार, ठीक, सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या है, जरा इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए जनरली ये जो बहुत ये जो है ना, सरकार लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सरकार। आप कहते हो ना सरकार मतलब योगी सरकार, मोदी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, जो भी व्यक्ति जो होते हैं पोस्ट पे, कोई सीएम होता है
तो उसके नाम से हम लोग राज्य में कह देते हैं, और जो प्रधानमंत्री होता है उसके नाम से हम लोग देश में कह देते हैं। सरकार वही चीज है, सच में वही है, ठीक। लेकिन अब जरा समझना है कि सरकार होता कैसे है, कौन होता है, कैसे बनाई जाती है, इसका काम क्या है, या क्या क्या रोल अदा करता है, क्या क्या करता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको बताते हैं, फिर हम डिटेल इसमें देखेंगे। देखिएगा सरकार में क्या होता है। मान लीजिए कि एक तरीके से ये हमारा पूरा क्या है, एक एरिया है। इस एरिया में मान लो कि इसको हम लोग एक देश कह दो, या फिर इसको हम लोग एक नाम दे दो भारत। क्या नाम दे दो? भारत, ठीक है। अब इसमें क्या है, जनता ही तो है। भारत मतलब क्या, जनता। एक फिक्स एरिया होगी, किसी भी देश का एक बाउंड्री फिक्स होता है, ठीक। अब इसके अंदर में क्या होगा, एक जनता है, आम आदमी है, हम है, सब जितने लोग हैं सब, ठीक। अब जितने भी लोग हैं इसी में एक व्यक्ति तो कोई होगा जो सुपर होगा। जब तक किसी को आप सुपरमैन के रूप में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपका विकास नहीं होगा। आपके घर में भी गार्जियन है, दादा होंगे, पापा होंगे, है नहीं। किसी भी संस्था में चले जाएंगे तो वहां एक सुपर व्यक्ति होता है, जिसको CMD, CO, मैनेजर जो भी होता है। इसी तरीके से बिना किसी संस्था, समाज, परिवार, देश में जब तक किसी को आप सुपर नहीं मानेंगे, तब तक वह समाज, वह देश, वह परिवार का विकास नहीं हो पाएगा। तो सब व्यक्ति कहेगा मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं किसका बात मानूं। खूब सब डांस करेगा, नाचेगा, गाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर समाज में एक व्यक्ति होता है जो सुपर होता है, आपके परिवार में भी सुपर है, ठीक। वही सरकार जो है ना, एक सुपर के रूप में आता है, और वही सुपर जो व्यक्ति सरकार में है, वही टर्म कंडीशन को क्या करते हैं, बनाते भी हैं, लागू भी करवाते हैं। जरा बताते हैं कैसे कैसे होता है, समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सभी लोग जो है ना, क्या है, सभी बराबर हैं, हर व्यक्ति अपने अपने इक्वल है, ठीक। अब इसी में क्या चाहिए, समाज को चलाने के लिए कुछ पॉइंट होता है, वो जरूरी है। जैसे सड़क चाहिए, सड़क चाहिए ना, उसके बाद क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, है नहीं। उसके बाद क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, है ना। उसके बाद क्या चाहिए, उसका अपना कानून चाहिए, जिसको वह फॉलो करे, जिसको वह स्वीकार करेगा, जिसको वह देखेगा, ठीक। उसके बाद इस सारे जो मिनिमम चीजें हैं, इस सबको चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अपने समाजों में क्या चाहिए, उसको चाहिए होता है। जब वह व्यक्ति चाहता होता है तो आखिर करेगा कौन पूरा। और आपको पता है कि जब लोकतंत्र है तो हमारी विचार ही उसमें एक्सेप्टेबल होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने एरिया, यानी कि इसके अंदर भी एरिया बटा हुआ है ना, एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक दिल्ली हो जाएगा, एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एक उत्तराखंड हो जाएगा, एक बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ये क्या है, अलग अलग एरिया डिसाइड किया गया है। और इसी एरिया में हर व्यक्ति अपने अपने एरिया से कुछ लोगों को क्या करता है, चुनता है, और उसको भेजता है कहाँ, दिल्ली। दिल्ली कह लीजिए, केंद्र सरकार की बात करते हैं पहले, ठीक। और उसी दिल्ली में क्या होता है, ग्रुप बनाई जाती है, यानी कि एक व्यक्ति ए ग्रुप का है, एक व्यक्ति बी ग्रुप का है, दोनों ने मिलकर अपने अपने लोग को खड़ा किया। जिनमें जिनकी संख्या ज्यादा होगी वह व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, दिल्ली आएगा, और अपने में से जो जीता हुआ व्यक्ति उसी में से क्या करेगा, अपने में से एक लोग को सुपर बना देगा। उसी को कहा जाता है सरकार, जो यहाँ लिखा हुआ है आपके किताबों में। अपने में से बनाएगा, वह व्यक्ति का काम क्या होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, है नहीं, सब पे वह क्या करेगा, काम करेगा पब्लिक के हित के लिए। उसी को कहा जाता है सरकार, ठीक है। अब अगला मामला आता है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्या है, लोकतांत्रिक सरकार। तीन तरीके की मामला है यहाँ पे, एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, और एक होता है गणतंत्र, ठीक ना। तीन तरीके के मामला है यहाँ पे। लोकतंत्र का मतलब क्या कह रहा है, जरा इसको समझने से पहले आपको राजतंत्र समझना होगा। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ मैं आपको लिख के समझा देता हूं। एक है राजतंत्र, एक है लोकतंत्र, और एक क्या है, गणतंत्र। राजतंत्र में क्या होगा, एक व्यक्ति होगा जो सुपर होगा, और उसका जो विचार होगा वही कानून होगा।
ठीक ना। एक व्यक्ति क्या होगा, ऊपर होगा, और जो उसका विचार होगा वही सर्वोच्च होगा, वही कानून होगा। उसी को कहा जाता है राजतंत्र, जिसको कहते हो ना राजा। नहीं कहते अरे वो राजा है, जो उसकी विचार है वो करता है, हम लोग को मजबूरी है झेलना है, तो वो होता है राजा, राजतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता की विचार सर्वोच्च होती है। ठीक ना, किसकी विचार, जनता की, पब्लिक की। यानी कि यहाँ पे सरकार में क्या हो रहा था, हर व्यक्ति अपने अपने एरिया से लोगों को चुन के भेज रहे थे ना, और वही व्यक्ति कहाँ जाएगा, सरकार में जाएगा, और वही व्यक्ति कानून बनाएगा, और वही व्यक्ति लागू करवाएगा। किसके लिए कानून बनेगा, हमारे लिए ही तो बनेगा, जनता के लिए ही तो बनेगी। यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा में से चुनी गई जो सरकार होगी वह लोकतंत्र होगा। ठीक, अब अगला मामला आता है गणतंत्र का भी। ठीक, यह क्या होता है, जिस देश में सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा वह ये होगा। बस समझ में आ रहा है ना। 3 तरीके का मामला है। आपको क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक सरकार। अरे भाई लोकतंत्र है ना, तब तो सरकार है। सरकार कौन है, हमने ही तो चुना है ना उसको, अपने में से ही तो चुने, अपने में से चुन के भेजे हैं। किसके लिए काम करेगा, हमारे लिए ही तो करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलिए अब आगे देखें। ठीक, ये सब हमारा टॉपिक है। अब चलिए यहाँ पे दिखा रहा है, जरा इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ते हुए चलेंगे, फिर देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, इसमें कह रहा है विविधता की समझ, यानी कि अलग अलग, विविधता मतलब क्या होता है, अलग अलग, उसकी समझ हमारी कैसी है, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसको कहा जा रहा है कि तुम जिस क्लास में बैठे हो चारों तरफ चीजों को देखो। फिर कह रहा है क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। ठीक, इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, और यही हमारी भारत की खासियत भी है। हम चूंकि जोड़ते हुए चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा खासियत क्या है जरा समझिएगा। हमारी भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति भी कह सकते हैं, अलग अलग उसके क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं रेतीला है, कहीं दिन रात बारिश ही हो रहा है। ये सब क्या है, अलग अलग ही तो है। हर 20-25 किलोमीटर के बाद भाषाएं चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है, रहन सहन सबका चेंज है। यही विविधता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, होते हैं वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। मैंने बताया ना। ठीक, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। अलग अलग हमारे भारत की खासियत देखिए, कहीं दिवाली मनाई जाती है तो कहीं मुहर्रम मनाया जाता है, कहीं ईद मनाई जाती है नहीं, कहीं क्या कहते हैं बैसाखी मनाते हैं, तो कहीं क्रिसमस डे भी मनाते हैं। इसी भारत के अंदर में ना, है नहीं। आपकी भाषा बिल्कुल अलग होगा, हमारा अलग होगा, इनका अलग होगा। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पूजा पाठ का मामला है, अपनी अलग अलग धर्म है, अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, सब चीज बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। लेकिन है कहाँ के, एक भारत के। कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के ही रहने वाले हैं। वही कह रहा है इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। आप समझ में आ गया ना, जो मैंने बोला वही लिखा है ना। इन्हीं भिन्नताओं, इन्हीं अलग अलग चीजों के कारण ही क्या है, हमारी भारत में अलग अलग विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। ठीक, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का एक ही भाग होती है। चलिए इसमें पढ़ते हैं, कैसे कह सकते हैं कि भारत इतना सारा धर्म, इतना सारा कल्चर, इतनी भाषाएं, इतना विविधताओं को लेकर पूरे विश्व में नंबर 1 लोकतंत्र बना हुआ है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, और यही नहीं, इसी लोकतंत्र की सफलता के कारण बहुत ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो अपनी अपनी विचार व्यक्त करते हैं। भारत के अंदर इतनी जनसंख्या के बाद, इतनी विविधता के बाद, इतनी धर्म को स्वीकार करने के बाद, इतनी भाषाओं को स्वीकार करने के बाद, इतनी धर्म त्योहारों को स्वीकार करने के बाद, इतनी अलग अलग कल्चर को स्वीकार करने के बाद
अगर नंबर 1 लोकतंत्र है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इनके लिए उन विदेशी जो व्यक्ति जो देखता है उनके लाख गुना अच्छा हमारी भारत की कल्चर है। ठीक, क्योंकि जनसंख्या भी देखो ना, जनसंख्या कितना सारा है हमारे भारत की, कितनी सुविधाएं होगी। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग नंबर 1 पे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिखा कह रहा है इसमें कह रहा है आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ठीक, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या इसमें आपको अपना फोटो बनाना है? क्या आपका चित्र अन्य तीनों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आप भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। विविधता की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा, इसी भारत में जब आप पूर्वी पार्ट में जाएंगे तो चावल और नॉनवेज का अच्छा खासा डिमांड है। आप जैसे ही थोड़ी सी नॉर्थ और ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? उधर रोटी का कॉन्सेप्ट है। आप दक्षिण भारत चले जाइए तो क्या कहते हैं उसको, अरे वो चावल का जो बनता है, डोसा, इडली, सांबर, समुद्र वाला मछली व खाने का कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये हमारी भारत की अलग अलग कल्चरल ही तो है। इंसान एक ही है, भारत एक ही है, बस उसकी रहन सहन अलग हो गया, खान पान अलग हो गया, भाषाएं अलग हो गया। क्यों? वह विविधता के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर है। वो उनकी अपनी कल्चर है, हमारी अपनी कल्चर है, उनकी अपनी कल्चर है। हर व्यक्ति अपने अपने इंजॉय करता है अपने अपने चीजों का, है नहीं। अगर हम मान लो कि हम उत्तर भारत के रहने वाले, हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो हम वहाँ खाना लंबे समय तक नहीं खा पाएंगे। क्यों? हमारी कल्चर में क्या है? चावल, रोटी, दाल, सब्जी। उनकी कल्चर में क्या है? इडली, डोसा, सांबर, है नहीं। तो ये कल्चर का क्या है? प्रकोप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, आप अपनी अध्यापिका की सहायता से, यानी कि अपने टीचर, जो क्लासरूम के जो टीचर है उसकी मदद से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। एक जैसा नहीं हो सकता सबका हूबहू। किसी का कुछ मोटिव एक ही होगा, कहने का उद्देश्य एक होगा, लेकिन उसकी जो कहने का तरीका होगा ना, भाषाएं होगा ना, बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? नहीं हो सकती, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, हूबहू नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब, ठीक है, इनसे क्या है, कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर, आपकी कक्षा की विद्यार्थी, है नहीं, कुल मिलाकर भाषाएं कितने भाषाएं बोलती है? इनसे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक, जब आप एक साथ रहेंगे ना कुछ दोस्तों के साथ, तो आपको इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि वो दोस्त का कल्चर कैसी है, हमारी कल्चर कैसी है, भाषाएं कैसी है, मेरी भाषाएं कैसी है, रहन सहन कैसा है, मेरा कैसा है, उनका खान पान कैसा है, मेरा खान पान कैसा है, ये बिल्कुल दिख जाता है। आपको एवेल्युएट हो जाएगा, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख रखा है कि दोस्ती करना है। चलिए देखते हैं दोस्ती किससे करना है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? देखिए, आप कभी भी कहीं भी जाएंगे ना, स्कूल में जाइए या कहीं बाहर किसी देशों में जाओ या किसी भी स्टेट में जाओ, वहां पे सेम कल्चर के लोग होते हैं ना, तो उनसे अट्रैक्टिव ज्यादा होता है लोग।
जैसे कि हम अगर उत्तर भारत के हैं, अगर उत्तर भारत की लोग अगर हमको वहां मिल जाएंगे तो हमको ज्यादा नजदीकी हो जाती है नहीं। जो व्यक्ति दक्षिण भारत का है, अगर दक्षिण भारत के लोग उसको मिलेगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी रहन सहन को प्रिफर ज्यादा करता है, हर व्यक्ति करता है। तो अपने अपने कल्चर के बारे में क्या कह रहा है कि आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में बताए। यानी कि ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपके कल्चर का है। ऐसा नहीं है, करना सबसे है, लेकिन आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, है तो मजाक कर रहा है, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां, कहानी कह रहा है, मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। ठीक है, देखिए एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, कह सकते हैं पढ़ा लिखा भी होता है, पेशा किसी का कोई गलत नहीं है, लेकिन वह क्या करता है, उस अखबार के अंदर क्या लिखा है उससे उसको मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको 2 रुपए चाहिए, पैसे कमाना है उसको। लेकिन हेडिंग में क्या क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि लिख देगा राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को, ये हेडिंग हो गया, ठीक। अब उसी को हल्ला कर करके वो बेचेगा सब जगह, बस स्टॉप पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, मोहल्ले में हो, हल्ला कर करके वो बेचता है, ठीक, उसी की बात कर रहा है। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? वो अखबार वालों ने पूछा, बोला ठीक है बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? कि रहन सहन देख के वो अखबार वालों ने कहा कि भाई आप लगता तो नहीं है कि आप इतने बड़े अच्छे लोग हैं और आप हिंदी भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूं। वो व्यक्ति बोल रहा है, कौन? जो चाचा थे साइकिल पे, उस पे क्या कहते हैं, जो उससे अखबार मांग रहे थे गाड़ी पे, ठीक ना। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। इंग्लिश किताब सब्जेक्ट इंग्लिश स्कूल में पढ़ा होगा सीबीएसई से, लेकिन हिंदी की भी नॉलेज उसको है, ठीक है। चलिए अब आगे। अब कह रहा है सब्जेक्ट उसने पूछा, सब्जेक्ट मतलब अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब विषय, ठीक है। क्या होता है सब्जेक्ट मतलब विषय, ध्यान रखिएगा, हाँ आप भी उसके तरह ना हो जाए, ठीक है। विषय वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर, जानते हो रेड लाइट पे जहाँ हॉर्न आगे आप लगा दो और रेड से हरी हुई कि पों पों सो पों बजना शुरू हो जाता है। ट्रैफिक क्या किया, आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर खड़ा था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ते हुए उसने कहा भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है? फिर अगले दिन वो लड़का उसे पूछ दिया, ठीक है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह प्रजा है। तो लगा ऐसा, सब्जेक्ट का अर्थ का मतलब क्या कह रहा है, वो प्रजा से देख रहा है, ठीक है, उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है यह, ठीक है। अब कह रहा है ओ यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा, उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, ठीक ना, बत्ती क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? उस टीचर, वो व्यक्ति जो था वो पूछा उस लड़का से, अखबार बेचने वाले से, कि तुम कभी स्कूल गए हो क्या? अखबार बेचने वाला बोला कभी नहीं गया हूं, ठीक। उसने जवाब दिया कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब उतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उस
ने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। ठीक, पहले मेरी माँ के साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ यह सारा काम। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? उस आदमी ने पूछा। किससे? उस पेपर बेचने वाले लड़का से पूछा। मैंने पूछा पर तब तक बत्ती हरी हो गई और फिर मैं चल पड़ा। ले, मतलब 2 दिन से उसकी क्लियर बात हो नहीं पा रही है स्पष्ट। जब जब कुछ पॉइंट आता है बात करने का, बस बत्ती हरी हो जाती है, फिर वह व्यक्ति चला जाता है नहीं? फिर अगले दिन आएगा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। यानी कि वो लड़का चिल्लाते हुए बोला कि मेरी माँ कहाँ है? मेरठ में है। वह व्यक्ति ने सुना, लेकिन इतनी ज्यादा शोर शराबा रेड लाइट पे हो गया चौराहे पे, वह व्यक्ति फिर वहां से निकल गया। वह लड़का बोला मेरा नाम समीर है। क्या बोला? क्या नाम है? समीर। क्या बात है। वो लड़का बोला मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। बताइए वो लड़का कितना तेज रहा होगा। अखबार बेचने वाला साइकिल वाले से नाम पूछ दिया, कहा कि अपना नाम बताइए, मेरा तो आप डाटा ले लिए हैं, और अपना भी बताइए कि आप कौन हैं। ठीक है, आपका नाम? तो उसने बताया, जिसने साइकिल वाले ने। ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है। ओ तेरी, मतलब अखबार बेचने वाला का भी नाम समीर, और जो व्यक्ति साइकिल से आकर डेली उससे खरीदता था और पूछता था उसका भी नाम समीर। ठीक, उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? हवा। समीर का अर्थ क्या होता है? हवा। ठीक ना, पवन। हवा यानी पवन होता है। ठीक, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। कौन है? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं एक समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। क्या बात है। वह अखबार बेचने वाला व्यक्ति से दोस्ती हो गई। किसकी? वो साइकिल पे चलने वाला जो व्यक्ति था, जो मोटरसाइकिल से कह लो, जो व्यक्ति अखबार खरीदने आता था, उससे उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वो लड़का कितना तेज रहा होगा सोचो। उसे नाम भी पूछ लिया, तो डेली उसका इंतजार कर रहा है, और डेली कह रहा है कि सब्जेक्ट का मतलब ही बता दो। 2 दिन के बाद सब्जेक्ट का मतलब भी बता दिया उसको, और अब उसे समीर समीर में दोस्ती करके हाथ बढ़ा दिया कि देखो मैं भी समीर तू भी समीर, यानी कि तू भी हवा हम भी हवा, तू भी पवन पुत्र हम भी पवन पुत्र। चलिए ठीक है। अब उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। यार भाई, जो व्यक्ति एक बड़ा है और छोटा है, हाथ लोगे हाथ में हाथ लोगे, छोटा सा तो लगेगा ना, सीधी बात है। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। ठीक, अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, ने कहा। बहुत तेरी, क्या हो गई? कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक ना। मेरठ में क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ हो गई। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी जो मुस्कान था वह नहीं था, बड़ा मासूम हो गया था बेचारा, उदास हो गया था। ठीक, और उसने मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई उसने कहा वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। कौन कह रहा है? वह लड़का जो अखबार बेचता था। मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरह देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। क्या लिखा था? सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूं। ओह, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। बात समझ में आया? कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगा मतलब क्या होता है? राइट, धर्म के अगेंस्ट, हिंदू मुस्लिम कह सकते हो। यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से जब विरोध करता है, लड़ाई के रूप में जब कन्वर्ट हो जाती है, उसको दंगा के रूप में अगर हो जाता है तो सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। और जो लड़का अखबार बेचने वाला है ना, वह मुहम्मदन है, और उसको ये बात का डर है कि मेरा तो सारे रिश्तेदार मम्मी सब मेरठ में है, पता नहीं दंगा हुआ है तो क्या हुआ होगा। ठीक, हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार को भी कुछ हुआ हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा उसने कहा। समीर एक और समीर दो कोई 3 अंतर है, लिखिए। तो क्वेश्चन आ गया आपका। यहां तक कहानी समझ में आई?
यानी कि इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगे की बात कर रहा है, सरकार की बात भी कर रहा है, और आपकी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यानी कि प्रजा की, लोकतंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। कौन? वही लड़का। कौन लड़का? जो अखबार बेच रहा था। जो लड़का अखबार बेच रहा था वह अगले दिन चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। यानी कि वो लड़का शायद पता नहीं कहां चला गया। ठीक, शायद हो सकता है मेरठ चला गया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वह अगला दिन उसके आगे कहीं उसने देखा ही नहीं वह अगली बार से। ठीक, अगले दिन वह दिखा और ना आगे कभी दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं पता सकता है कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ठीक, यानी कि वो साइकिल वाला जो व्यक्ति था वह भी उस लड़के समीर को, इसको जो अखबार बेच रहा था, उसको ढूंढ रहा था कि मेरा एक समीर कहाँ गया। लेकिन उसके मेरठ में रहने वाला था और मेरठ में उसकी शायद वहां पे दंगे हो गए थे, तो उसी हो सकता है कि गया हो, ऐसा देखते हैं आगे। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। ठीक, हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत बात क्या करते हैं, दूसरे से बात कर पाए। ठीक, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। यही आपको विविधता समझाना है। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति क्या है, उसकी एक हिंदू अगर है, बात करते हो, एक इंग्लिश बोलता है और एक हिंदी बोलता है, एक मुस्लिम है, बोला ना उसने मुस्लिम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन अगर आप चाहे तो आप बिल्कुल एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। यह हिंदू था और एक मुस्लिम था, दोनों ने कितनी अच्छी दोस्ती निभाई और हाथ मिलाने के बाद उसको कितनी ढूंढता रह गया वह व्यक्ति आके अखबार वाले समीर को, और अखबार वाला समीर पता नहीं कहां चला गया। ठीक, फिर कह रहा है जहां समीर एक हिंदू है वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। ठीक है, क्या था, चाहते थे, लेकिन दोनों में क्या था, खान पान बिल्कुल अलग अलग होगा, पहनावा अलग होगा, धर्म अलग होगी, भाषा अलग होगी, लेकिन फिर भी हमारी विविधता के कारण हम एक हैं। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब इसमें है कि अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों, ठीक है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग ही थे। क्या थे? अलग थे। किस किस मामले में अलग हो सकता है भाई? उनकी रहन सहन, खान पान, भाषाएं, बोलना चालना, सब। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। ओए सोचिए, कहाँ रंग राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहानी है। एक व्यक्ति है, एक समीर जो साइकिल से है, ठीक, वह क्या करता है, वह स्कूल में पढ़ा था, और एक जो अखबार बेचने वाला समीर है वह गरीब है, वह अखबार बेचता है। ठीक है ना? कब से? बहुत छोटा से, जब छोटा था तभी से अखबार बेचता था, लेकिन दोनों में इतनी दोस्ती, जबरदस्त दोस्ती थी कि कहने लायक नहीं। तो समझिए कि एक तरीके से इतनी बढ़िया दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो गया था। अपनी अपनी भाषा है, आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है एक ही। आप अगर हमसे दोस्ती करेंगे तो हमारी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, आपकी खान पान अलग है, हमारी खान पान अलग है, आपकी कल्चर, आपकी सुविधाएं अलग है, हमारी कल्चर सुविधाएं अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन हम दोनों क्या है, एक हैं। ठीक, फिर कह रहा है समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। भाई गरीबी एक ऐसी चीज है ना, हो सकता है कि उसके पापा बचपन में एक्सपायर कर गए हो, या गरीब हो, किसी कारणवश नहीं पढ़ने का मौका मिला हो। मम्मी, महिलाएं कितनी अर्न कर लेगी, है नहीं? तो बहुत ऐसे घर हैं जो छोटे बच्चे, छोटे थोड़ा सा भी सही,
होता है तो कमाने लगता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गलत गड़बड़ होती है, मतलब नहीं हो पाता है, सिस्टम ऐसा बन नहीं पाता है। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक अच्छे काम धाम ना करें और एक गरीबी की जिंदगी जिए, कोई नहीं, किसी को नहीं पसंद है। लेकिन हालात, मजबूरी, परिस्थिति ऐसी मजबूर कर देती है कि वह व्यक्ति काम करने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल है, हर रोड पे मिल जाएगा, हर मोहल्ला में मिल जाएगा, हर समाज में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जहां ढूंढोगे वहीं मिल जाएगा। यह फर्क उस फर्क से अलग है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ठीक, फिर कह रहा है यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। बिल्कुल है, किसी के पास, मतलब ऐसे कहो ना कि किसी के पास सूखी रोटी भी नहीं है और किसी को घी अच्छा नहीं लगता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का एक रूप नहीं, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक, कोई भी किसी व्यक्ति के पास साइकिल नहीं है और किसी का फॉर्च्यूनर अच्छा नहीं लगता है नहीं, तो ये चीजें तो चलता रहेगा, ये तो है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज के अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। बदल सकते हैं क्या? आप जिस कम्युनिटी जिस जाति में पैदा होते हैं, आपकी कल्चर, आपकी भाषाएं, आपका रहन सहन, आपकी खान पान क्या होता है, सेम वैसा ही हो जाता है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। ये पहले की बात है। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, A B C D क्लियर है ना। अब ये 4 कॉलम बना दिया मैंने। ठीक, अब इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, ठीक, वह किसी ना किसी परिवार में तो जन्म लिए होंगे ना। अगर आप ए परिवार में जन्म लेते हैं तो आप एक ग्रुप के अकॉर्डिंग हो गए, बी परिवार में जन्म लेते हैं तो बी के अकॉर्डिंग हो गए, सी में जन्म लेते हैं तो सी के अकॉर्डिंग हो गए, डी में लेते हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के मान लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मान लो, यानी जो मानना है आप मान लीजिए। जिस परिवार में, जिस समाज में आप जन्म लेते हैं उस परिवार के अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, एक्टिविटी होती है नहीं। मान लो कि अगर आप कुम्हार परिवार में जन्म लिए हैं तो आपकी पेशा में क्या है, मिट्टी का बर्तन बनाना है ना। तो ये मानसिकता होती थी कि हम अगर कुम्हार में हैं तो मिट्टी का बर्तन ही बनाएंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। ऐसा पहले होता था। ठीक, लेकिन अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब पढ़ेंगे इतिहास में, अगर पढ़िएगा तो अच्छे से पता चल जाएगा। ये सब वैदिक पीरियड की कहानी थी। ठीक है ना। चलिए आगे। फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे सेम कहानी है। हर व्यक्ति अपने अपने जिस कम्युनिटी में जिस तरीके से आप अगर जन्म लेते हैं ना, उस तरीके का, उस हिसाब से वह व्यक्ति की क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रहन सहन, बनावटी चीजें हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है अपना पेशा भी आप नहीं बदल सकते। उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। यानी कि आप जिस पेशा से हैं वही काम आप करेंगे, इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया भी जाएगा आगे। ठीक है, फिर कह रहा है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। हमारे जीवन को विविधता कैसे समृद्ध करती है, देखिएगा। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोनों दोस्त बने, ठीक है ना, दोस्त बने थे ना, साइकिल वाले और पेपर बेचने वाले। ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी।
आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, ठीक, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होगी। ऐसा होता है, जनरली होता है, ऐसा होता, ठीक है। यानी कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग कपड़ा, अलग अलग रहन खान पान, सब बिल्कुल होता है। कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, ठीक ना। रुकिए, ये शायद अलग टॉपिक का है, मैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको तरह तरह के जानवरों, तरह तरह के क्या है, जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद की भी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते होंगे। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे भिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरित होते हैं। कहानी मतलब समझते हो ना, किसी पे लिखना। जब तक आप किसी के अध्ययन नहीं करोगे, अपने विचार कैसे उस पर आप बना सकते हैं, अपने विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे आप उस पर ट्रस्ट करके लिख सकते हैं। कुछ तो आपको अध्ययन करना होगा, कुछ तो ज्ञान होनी चाहिए, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के क्या होता है, कहानी को पढ़ा और फिर उस पर कहानी लिखी। जब तक आप किसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक कहानी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए होंगे, कुछ ने अपने बचपन की कहानी भी देखा होगा। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी होगी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हों, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, ठीक, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। सीधी बात है, इस तरीके के जब जगह जिंदगी उनको जीना होगा तो कहानी भी दो तरीके का ही लिख पाएंगे, दो ही कैरेक्टर को रखेंगे, वो दिन रात जो देखेंगे वही लिखेंगे ना, ठीक। अब हेडिंग है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं ना, विभिन्न प्रकार का खान पान है, ठीक, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अभी जस्ट हमने सबका एक्सप्लेन कर दिया है, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तो है, नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह लीजिए, है नहीं, या अलग अलग भाषाएं बोलने वालों को कह दीजिए, या अलग अलग खान पान वाले को कह लीजिए, अलग अलग पहनावा भी है, अलग अलग क्या कहते हैं रहन सहन की सब व्यवस्था अलग अलग है, लेकिन हम हैं कौन, भारतीय। हम सब भारतीय हैं, एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें कह रहा है कि विविधता को कैसे समझ सकते हैं, ठीक, समझिएगा यहाँ पे कैसे समझना है। करीब 200 सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, आप बहुत पहले की जिंदगी को इमेजिन करिए, ठीक है, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे ना। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर भी जाते थे। भाई अब फ्लाइट नहीं है, ट्रेन नहीं है, ठीक है, तो कैसे जाएगा लोग, बैलगाड़ी से जा रहा होगा, पैदल चल के जा रहा होगा, पानी जहाज से जा रहा होगा, ऐसे ही जाते होंगे ना। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। भाई अब एक बात बताओ, आज ही अभी यहाँ फ्लाइट पकड़ो दिल्ली में,
है नहीं, या फिर आप कहीं भी पकड़िए, कहीं भी जाना हो 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे भारत के किसी कोने में। लेकिन अगर फ्लाइट से ना जाना हो, ट्रेन से नहीं जाना हो, 2 घंटे पहुंच जाएंगे क्या? हो सकता है 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, महीना दिन लगे, 2 महीना लगे। चल रहे हैं, जहां शाम हो गया वहीं रुक गए, है नहीं, फिर सुबह हुआ फिर वहां से चलना शुरू किए, जहां शाम हुआ फिर वहां रुक गए। तो इस तरीके से लोग यात्राएं करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। पहले बड़ा होता था इस सब टाइप का, कहीं सुखाई पड़ गया, कहीं अकाल आ गए, कहीं बाढ़ आ गया, बहुत तरीके की तंगी होती थी। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक ना, यानी कि पलायन तो खूब होती थी, भाई काम नहीं है, ठीक, बाढ़ आ गया, खेत फसल बर्बाद हो गया, सूखा पड़ गया बर्बाद हो गया, या दंगा हो गई तो बर्बाद, सब चीजें खत्म हो गई। तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से जाके दूसरे जगह पे गए, वहां बस जाते थे। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा। एक मिनट रुकिए, ठीक है, छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन, ठीक है, उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। बिल्कुल आएगा। आप ही जब गांव में रहेंगे, गांव की कल्चर को देखिए और शहर की कल्चर को देखिए, अंतर है कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंट आपको अंतर दिख जाएगा। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। ठीक, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बढ़ जाती। जैसे कि आप ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं और आप शहर में जाइए, जब शहर में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, शहर के हिसाब से आप जिंदगी जीना चाहते हो ना, आपकी रहन सहन शहर की तरह हो जाएगा, ठीक है, एक्टिविटी शहर की हो जाएगी, लेकिन खाने का जो स्टाइल होगा, खाना बनाने का जो तरीका होगा, ये सब आपका ग्रामीण एरिया का ही होगा, जहाँ का आप रहने वाले थे। अगर हम यहाँ से केरला चले जाए तो क्या लगता है हम इडली सांभर खाने लगेंगे? नहीं, हमारी रहन सहन की जो चीजें होंगी थोड़ी सी चेंज होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन खाने का जो तरीका होगा, जो हमारा अपना रोटी चावल वाला था वही होगा। तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित लिख दिया ना, मिश्रित तरीके से हो जाता है। ठीक है, फिर अब यहां पे है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों, ठीक है, ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। बिल्कुल देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग रहन सहन, खान पान को देखते हुए क्या है, विविधता संपन्न है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है, ठीक ना। न केवल वहां के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग शहरों में होंगे। अक्सर ये भूल जाते हैं लोग। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आइए और हम देखते हैं भारत की 2 पार्ट में, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं क्या विविधता कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें दिखाया है फोटो, देखिएगा ढंग से। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। लद्दाख जो है ना, इसके लिए व्यापार के लिए एरिया माना गया है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा
जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल जो है क्या होती है, नहीं के बराबर होती है। ठीक है, और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। जहां बर्फ गिरेगी, ठीक ना, वहां पे क्या होगा, मिट्टी की संख्या बहुत कम होगी, इसलिए वहां पे पेड़ पौधे क्या होंगे, बहुत अच्छे स्थिति में नहीं होंगे। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं, यानी कि भाई इतना बर्फ गिरता है कि वो पिघलेगा तब वहां पे लोग क्या करेंगे, उसको पिएंगे। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, भेड़। ये भेड़ आपको उसमें दिखेगा, अगर देखते हैं आगे है होगा तो, ठीक है, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ऊन वाला जो कंबल वगैरह मिलता है ना, स्वेटर वगैरह जो आप देखते हो, वो भी यहाँ से आपको उसी भेड़ को मशीन से क्या करते हैं, उसकी रुआ जो होता है ना, स्किन, कुछ काटते हैं और उससे बनाते हैं। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी मिलती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा ठीक है, क्या करते हैं, इसको बड़ी मेहनत से उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं। कश्मीर में यह काफी बूढ़ी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज समझते हो ना, वो बड़ा क्रीम टाइप का होता है, वह मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक भी होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। वहां पे लोग घूमने भी, जो टूरिस्ट पैलेस टाइप का भी लोग है, वहां घूमने भी जाते। देखिए यहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है, बनाई जाती है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे, मध्य एशिया से, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ठीक, आपको पता होगा कि भारत में मसाले की खेती प्राचीन समय से ही क्या की जाती थी, होती थी। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहने लगे। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का जो ग्रंथ है, ठीक है, वह क्या है, केसर सागा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। केसर सागा ये काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। अभी कैसा गाना गाया जाता है मुझे अभी सुना नहीं हूं, और उस पर नाटक भी खेलते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे एक बार क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब रहने दें।